हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। और दोस्तों, आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं माय फ्रेंड्स। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज़ कॉल्ड पेरेंट ऑफ द कंपनी। ऑप्शन है आपके पास डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार, प्रमोटर या शेयर होल्डर्स। कौन सा सही हो सकता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है प्रमोटर, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है कि प्रमोटर को ही पेरेंट ऑफ द कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो यस, अ प्रमोटर इज कॉल्ड पेरेंट ऑफ द कंपनी बिकॉज ही टेक्स सर्टेन स्टेप्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द कंपनी। बाटा शू शॉप इज ए, बाटा शू शॉप क्या है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर, चेन स्टोर, डिपार्टमेंटल स्टोर या नन ऑफ द अबव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है चेन स्टोर, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि बाटा शू शॉप जो है वो एक तरीके से चेन स्टोर है, चेन स्टोर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या हो सकता है? CIL, सेल, ऑयल या गेल, GAIL। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, ऑयल। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए महारत्न इंडस्ट्री, महारत्न इंडस्ट्री नहीं है तो OIL नहीं है। यानी CIL अगर फुल फॉर्म पूछ लें तो कोल इंडिया लिमिटेड होता है, सेल की पूछे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है, गेल की गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और भेल की अगर पूछा जाए तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी टू। कंपल्सरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए क्या? मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स, इशू प्रोस्पेक्टस, कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। यानी मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर्स भी आ जाता है, इशू प्रोस्पेक्टस भी और कंडक्ट स्टैट्यूटरी मीटिंग भी। जर्मनी इज ए मदरलैंड ऑफ, जर्मनी मदरलैंड है किसकी? साइंटिफिक मैनेजमेंट, रेशनलाइजेशन एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट या कॉम्बिनेशंस। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है रेशनलाइजेशन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रिंसिपल नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। इसको एक टेक्स्ट की तरह से देख सकते हैं इस वीडियो को आप, और बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आपको ये वीडियो, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखा करिए फ्रेंड्स। बार बार मैं इस बात को बोलता हूँ, आप ही लोगों का फ़ायदा है। टेलर्स फेमस बुक एंड टाइटल्ड द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर। टेलर की जो फेमस बुक थी जिसका टाइटल या नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पब्लिश की गई थी कौन से ईयर में? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1911। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO वॉज गिवन बाय। MBO यानी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो दिया था वो था पीटर F. ड्रकर, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टनरशिप फॉर्म्ड टू कंप्लीट अ सिंगल वेंचर इज कॉल्ड। पार्टनरशिप एट विल, पार्टिकुलर पार्टनरशिप, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप। राइट आंसर है दोस्तों इसका पार्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। द पार्टनरशिप फॉर्म टू कंप्लीट अ सिंगल वेंचर, इसको कहा जाता है पार्टिकुलर पार्टनरशिप। द फॉर्म ऑफ बिजनेस विच इज कैरिड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इट्स मेंबर्स। ऐसी बिजनेस की फॉर्म जो कि कैरी की जाती है सर्विसेज देने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए अपने मेंबर्स को, कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल ऑप्शन डी सही। डायरेक्टर्स टेक अप्रूवल फ्रॉम वेयर बिफोर इशू ऑफ शेयर्स इन कैपिटल मार्केट। डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ता है कहाँ से? जब इशू करते हैं शेयर्स कैपिटल मार्केट में, शेयर्स को इशू करने से पहले अप्रूवल लेना ज़रूरी है डायरेक्टर्स को, कहाँ से? सेबी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। विच cause of memorandum defines power and limitations of a company. Which clause of memorandum defines power and limitations of a company? Name clause, objective clause, liability clause या domicile clause।
तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ही इसका सही आंसर हो जाएगा। Which type of company is not allowed to subscribe its shares to general public? Public limited company, private limited company, one person company या none? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। कि किस तरह की कंपनी अलाउ नहीं होती है, इज़ नॉट अलाउड टू सब्सक्राइब इट शेयर्स टू जनरल पब्लिक, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सही है। ए प्राइवेट कंपनी इज ए फर्म हेल्ड अंडर प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट कंपनीज में इशू स्टॉक एंड हैव शेयर होल्डर्स बट देयर शेयर्स डू नॉट ट्रेड ऑन पब्लिक एक्सचेंजेस। पब्लिक एक्सचेंजेस पर व्यापार नहीं होता है इन शेयर्स का, एंड आर नॉट इशूड थ्रू एन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको IPO कहा जाता है। विच डॉक्यूमेंट इज एन इन्विटेशन टू जनरल पब्लिक? ऐसा डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जो एक तरीके से इन्विटेशन है जनरल पब्लिक को के लिए। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोस्पेक्टस, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। प्रोस्पेक्टस, अ डॉक्यूमेंट कंस्ट्रक्टेड टू बी अ प्रोस्पेक्टस शुड बी इशूड टू द पब्लिक। विच डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड चार्टर ऑफ द कंपनी? चार्टर ऑफ द कंपनी किस डॉक्यूमेंट को कहते हैं? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA is a legal document prepared in the formation and registration process of a limited liability company to define its relationship with shareholders. The MOA is accessible to public and describe the company's name. उसमें कंपनी का नाम दिया होगा, ठीक है, फिजिकल एड्रेस दिया होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का कंपनी के, नेम्स ऑफ शेयर होल्डर्स का नाम होगा मेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स। द MOA एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सर्व करता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आप बताएंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहीं ना कहीं सर्व करते हैं एज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करता है? एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हु इलेक्ट्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन इलेक्ट करते हैं? तो शेयर होल्डर्स, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने का काम शेयर होल्डर्स का है। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स ही हैं रियल ओनर्स कंपनी के सही मालिक जो हैं वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स कहलाते हैं। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, इसको क्या कहा जाता है ऐसे स्ट्रक्चर को? द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी या ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर बताना है दोस्तों, सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका राइट आंसर है कंपनी, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज? कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड इज वन मैन वन वोट, वन शेयर वन वोट, नो वोट, मल्टीपल वोट्स। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है वन मैन वन वोट, यानी ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है कि एक आदमी एक वोट। एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मेड टू? एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, सेबी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट इन विच कंपनी इज टू बी रजिस्टर्ड। तो एप्लीकेशन फॉर अप्रूवल ऑफ ए नेम ऑफ ए कंपनी इज टू बी मेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, यानी ROC। द नेम प्रपोज्ड फॉर ए कंपनी इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल किस केस में माना जाएगा? जो भी नाम रखा गया है, प्रपोज किया गया है कंपनी के लिए। इट इज आइडेंटिकल टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। अगर कोई पहले से कंपनी चल रही है तो उससे मिलता जुलता नाम रख दिया, आइडेंटिकल है। इफ द प्रपोज्ड नेम क्लोजली रिजेंबल्स द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी। इफ इट इज़ एन एम्बलम, यदि वो एम्बलम है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, या सारे केसेस में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इन ऑल केसेस, यानी सारे के सारे केसेस में कहीं ना कहीं द नेम प्रपोज्ड इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही है।
A prospectus is issued by, a prospectus is issued by a private company, a public company seeking investment from public, a public enterprise या a public company। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी a public company। स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में होने चाहिए स्टेजेस जो कि कंपनी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं, कहीं ना कहीं किस ऑर्डर में होने चाहिए, किस सिस्टमेटिकली ऑर्डर में अरेंज करना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। दोस्तों सबसे पहले प्रमोशन आता है, फिर इनकॉर्पोरेशन जिसको रजिस्ट्रेशन स्टेज भी कहते हैं, और उसके बाद कैपिटल सब्सक्रिप्शन आता है, और लास्ट में जो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस स्टेज आ जाती है। यानी ऑप्शन जो सी वाला दिख रहा है आपको कहीं ना कहीं वही सही है कि प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 1956, नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर। देखिए इसमें क्या है कि प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द कंपनी। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू द बाय द प्रमोटर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन with third parties. Such contracts are legally not binding upon the company even after it comes into existence. Business risk is not likely to arise due to, business risk is not likely to arise due to किस वजह से? Change in government policy, good management, employees dishonesty या power failure। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है गुड मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, गुड मैनेजमेंट। बिजनेस रिस्क इज नॉट लाइकली टू अराइज ड्यू टू, अराइज नहीं होगा गुड मैनेजमेंट की वजह से। तो गुड मैनेजमेंट डज नॉट कॉज एनी चांस ऑफ लॉस वगैरह नहीं होता है, और प्रॉफिट भी कम नहीं होता अगर अच्छा मैनेजमेंट है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन या प्रॉफिट अर्निंग। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है इन्वेस्टमेंट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसको कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी मेड टू स्टार्ट एंड रन ए बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए, इसको स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और दस इट इज़ एन इनपुट, ये एक तरीके से इनपुट है ना कि कोई ऑब्जेक्टिव बिजनेस का। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन अर्निंग ह्यूज प्रॉफिट, प्रोवाइडिंग सर्विसेज, बेयरिंग रिस्क या प्रॉफिट विद सर्विस। क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों इसमें? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रॉफिट विद सर्विस, यानी ऑप्शन फोर्थ वाला जो है वो बिल्कुल सही है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन प्रॉफिट विद सर्विस, प्रॉफिट विद सर्विस। नेम द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का टाइप बताना है इन विच बेसिक रॉ मटेरियल इज ब्रोकन इनटू डिफरेंट पार्ट्स और स्मॉलर पार्ट्स टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स। एनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग या असेंबली। कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए दोस्तों? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो है एनालिटिकल इंडस्ट्री, यानी ऑप्शन ए वाला ही दोस्तों बिल्कुल सही है। ऑन विच डेट द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड, किस तारीख पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन सही है कि 25 सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। Planting saplings and plants is related to what type of industry? Planting saplings and plants related हैं किस तरह की इंडस्ट्रीज के से? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है जेनेटिक, यानी ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही है। द हुंडी होना चाहिए, हंडी विच इज पेबल टू द होल्डर और बियरर इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? धनी, जोग, हंडी। ठीक है, ये ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। हंडी पेबल ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम टू एनी पर्सन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? इसको कहेंगे धनी, जोग, मुद्दती, हुंडी। धनी, जोग, मुद्दती, हुंडी। एथिक्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन, एथिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर वैसे प्रोफेशन हो सकता है, पर वैसे देखा जाए तो एथिक्स जो है वो सब जगह इन्वॉल्व होता है, बिजनेस में भी प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट हर जगह इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस है इसकी। तो मेरे हिसाब से जो है आंसर ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। बाकी प्रोफेशन भी हो सकता है इसमें, देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज इज फॉर्म्ड एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी?
which of the following enterprise is formed as a part of government and does not have separate legal entity? क्या हो सकता है? ऐसी कौन सी enterprise formed as a part of government and does not have separate legal entity? तो इसका जो ऑप्शन है वो यही सही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी ऑप्शन ए वाला ही बिल्कुल सही है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। पार्टनरशिप बिटवीन एनी टू फर्म्स, पार्टनरशिप बिटवीन एनी टू फर्म्स इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? जॉइंट सेक्टर, पीपीपी, जॉइंट वेंचर, पार्टनरशिप फर्म। तो इसको कहा जाएगा जॉइंट वेंचर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप बिटवीन दो फर्मों के बीच की पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर कहते हैं। पार्टनरशिप बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाएगा पीपीपी, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट ऑफ कंपनी बाय शेयर्स इन हुज नेम, गवर्नमेंट ऑफ कंपनी इशूज शेयर्स इन हुज नेम, किसके नेम पर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें ऑप्शन ए वाला जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, व्हेन अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएसई इज सुटेबल, कौन सी पीएसई सुटेबल है? तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग ही सही है, इसमें अटमोस्ट सीक्रेसी रिक्वायर होती है। हाउ पावर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन डिफाइंड? तो बाय स्पेशल एक्ट। नेक्स्ट, मेट्रो इज विच फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, मेट्रो किस तरह की एंटरप्राइज है का एग्जाम्पल है? तो पीपीपी इसमें सही हो जाएगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का। मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय, मैक्सिमम ऑटोनॉमी इज एंजॉयड बाय, तो गवर्नमेंट कंपनीज का राइट आंसर है कि क्या है? गवर्नमेंट कंपनी। मैक्सिमम ऑटोनॉमी एंजॉय की जाती है किसके द्वारा? गवर्नमेंट कंपनीज के द्वारा। LIC क्या है? LIC एक पब्लिक कॉरपोरेशन है। LIC क्या है दोस्तों? एक पब्लिक कॉरपोरेशन है, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज गवर्नमेंट कंपनी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है? गवर्नमेंट कंपनी बिल्कुल सही है कि गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। द अदर नेम फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज MNCs का दूसरा नेम क्या होता है? ए ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज, ए ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन TNC, एन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन और इंटरनेशनल एंटरप्राइज, अ स्टेटलेस कॉरपोरेशन या ग्लोबल एंटरप्राइज। ऑप्शन इस बार ज़्यादा दे दिए हैं, पर इसमें जो है आंसर जो है वो ऑल ऑफ दीज है, यानी सभी इसमें सही हैं कि ट्रांसनेशनल एंटरप्राइज TNE भी सही है, TNC भी सही है, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन भी है, इंटरनेशनल एंटरप्राइज भी कह सकते हैं इसको, स्टेटलेस कॉरपोरेशन या ग्लोबल एंटरप्राइज भी कहा जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन ये वाला ऑल ऑफ दीज है वो बिल्कुल सही है। A government company is any company in which paid up capital held by the government is not less than 51%, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इन MNCs implies control exercised by, सेंट्रल कंट्रोल इन MNCs implies control exercised by headquarters, यानी ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। PSEs are organizations owned by, PSEs are organizations, public sector enterprises are organizations owned by government, यानी ऑप्शन बी वाला जो है वो बिल्कुल दोस्तों सही है। Reconstruction of 6 public sector units is taken up by MOFA, BIFR, MOLL, NRF। ऑप्शन इसमें सही है BIFR। इसकी फुल फॉर्म होती है द बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। BIFR वॉज एन एजेंसी थी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ PSFs implies सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी प्राइवेट सेक्टर या और / पब्लिक। ये बिल्कुल सही है इसमें, जबकि ऊपर के ऑप्शन सही नहीं है।
इन्वेस्ट या बाय नहीं करते हैं आप शेयर्स, या क्लोज डाउन नहीं करते हैं ऑपरेशन का डिसइन्वेस्टमेंट के टाइम पर। डिसइन्वेस्टमेंट में ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सही है। मिनिमम अमाउंट फॉर आरटीजीएस, मिनिमम अमाउंट आरटीजीएस का कितना होना चाहिए? तो 2 लाख है इसमें, ऑप्शन जो है तीसरा वाला बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस भी कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस किसको कहा जाता है? लाइफ इंश्योरेंस को, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लाइफ इंश्योरेंस। द पर्सन ऑफ और फर्म, द पर्सन और फर्म टू गेट कंपनसेशन इज कॉल्ड, इसको क्या कहेंगे? इसको कहा जाएगा इंश्योर्ड। क्या कहेंगे दोस्तों? इंश्योर्ड। ऑप्शन बी सही है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन, हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह के अकाउंट में दिया जाता है? तो एफडी में, यानी फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर डिसऑनर्ड, कभी भी डिसऑनर्ड नहीं हो सकते हैं? तो बैंक ड्राफ्ट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आफ्टर पेइंग द फुल कंपनसेशन, फुल कंपनसेशन पे करने के बाद द इंश्योरर एंटर्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, दिस इज रिलेटेड टू, ये किस प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है, किस प्रिंसिपल से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यानी ऑप्शन बी से बिल्कुल सही है कि प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन से रिलेटेड है क्या, कि आफ्टर पेइंग द फुल कंपनसेशन द इंश्योरर एंटर्स इनटू द शू ऑफ इंश्योर्ड, ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन से। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं होती किस में? लाइफ इंश्योरेंस, यानी ऑप्शन सी जो है वो दोस्तों बिल्कुल सही है। आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस ऑल्सो इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ इंश्योर्ड गुड एज ही शी वॉज टेकिंग केयर बिफोर द इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले ध्यान रख रही थी, ऐसा इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के बाद भी ध्यान रखना पड़ेगा गुड्स वगैरह का जो लिए हैं, जिस पर इंश्योरेंस करवाया है। कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्पल होना चाहिए दोस्तों, किसका होना चाहिए? ये एग्जाम्पल होगा प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस का, यानी ऑप्शन जो 4th है वो कहीं ना कहीं सही है कि आफ्टर टेकिंग इंश्योरेंस ऑल्सो इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ इंश्योर्ड गुड as he or she was taking care before the insurance policy, this is related to principle of mitigation of loss. If a person take fire insurance policy from 3 insurances during loss due to fire, he will get, कितना मिलेगा उसको अमाउंट? लॉस अमाउंट कंपनसेशन फ्रॉम ऑल 3 सेपरेटली, सबसे अलग अलग मिलेगा, या पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम ऑल इंश्योरेंस, लॉस अमाउंट विच विल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल 3। तो ये ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा कि लॉस अमाउंट, ऐसा लॉस अमाउंट विच विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल 3, यानी ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द इंश्योर्ड गेट लॉस अमाउंट और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस, द इंश्योर्ड गेट लॉस अमाउंट और द पॉलिसी अमाउंट, इनमें से जो कम होगा विच एवर इज लेस, इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि कहीं ना कहीं ऑप्शन डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। देयर इज नो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू, कोई ट्रांजैक्शन वैल्यू की लिमिट होती नहीं है, कोई नो मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू इज इन द केस ऑफ NEFT, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है दोस्तों। इंश्योर्ड एंड इंश्योरर मस्ट डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट्स टू ईच अदर, दिस इज रिलेटेड टू, ये रिलेटेड है किससे? तो प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ से ये रिलेटेड है, कुछ नहीं छुपाना होता है, यानी मस्ट डिस्क्लोज मटीरियल फैक्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे से, दिस इज रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन, फंक्शन नहीं है किसका? इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है, तो इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है, तो लैंडिंग ऑफ फंड्स कहीं ना कहीं इंश्योरेंस का फंक्शन नहीं है, जबकि रिस्क शेयरिंग, असिस्टिंग इन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक प्रोग्रेस फंक्शंस होते हैं इंश्योरेंस के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं होता है इन लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के में एप्लीकेबल नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन जो 3rd है वो बिल्कुल सही है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस आर, इसका जवाब जरूर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़, और कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए करिए, ये बहुत ज़्यादा मस्ट है
ये सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ आपके इन सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए और बेल आइकन को दबा सकते हैं आप अगर चाहें तो, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो वीडियो तो और डालूँगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।